हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो, स्वस्थ हो? चलो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है बच्चे, क्या करें। ऐसी महामारी है ही कि हमें थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है और सबका ख्याल रखना है। सो स्टे इन योर होम, ओके राइट। हाँ, दूसरे के घर में नहीं जाना भाई। तो खैर हम लोग फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पिछला टॉपिक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? आई होप शायद पोटेंशियल टेंशियल करंट भी पढ़ लिया था, मैकेनिज्म सीखा था, ओके राइट। हाँ याद आया, मैकेनिज्म एक्चुअली हौच पौच हो जाता है ना थोड़ा सा, 11 12 हो फिर सब सारी चीज़ें बनाते बनाते। चलो कोई बात नहीं, मैकेनिज्म सीखा था हम लोगों ने। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे ही। बच्चे ने पूछा था कि सर ये बताइए कि जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे आपने बताया कि लाइक चार्जेस के बारे में उसने थोड़ा सा क्वेश्चन ये पूछा था कि जैसे बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो कहा सर ऐसा होता क्यों, मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक चार्जेस भी अट्रैक्शन दे? हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको आगे ब्रॉड में मिलेंगी आगे चल के। चार्ज के जब और प्रॉपर्टीज़ आप सीखोगे, कंडक्शन चार्ज बाई कंडक्शन, इंडक्शन, अगर आपको ये सीखना हो तो हमारी 12th की वीडियो वहाँ पे पड़ी होंगी, ठीक है, आप उसमें देख सकते हो चार्ज बाई कंडक्शन इंडक्शन, तो वहाँ आपको और ब्रीफली समझ में आ जाएगा। खैर बाय द वे आप 10th में हो, अभी उतना ज़्यादा ब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना पूछा ही जाता है आपसे। लेकिन हाँ, बस मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि मैं वो बता दूँ कि लाइक चार्जेस के बीच में भी मेरे बच्चे अट्रैक्शन होता है, वो तब होता है जब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो और दूसरा मेरा बच्चा सुनना, एक बहुत बड़ी चार्ज बॉडी हो और दूसरा उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। सपोज करो कि अगर मैं कहूँ तो ये इसके आगे एकदम तुच्छ चूहा एकदम छोटा सा हो, जिसे हम लोग कह सकते हैं ये इससे कंपैरिजन में मासलेस हो। ऐसे केसेस में अगर दो पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं या दो अपोजिट चार्जेस दो लाइक चार्जेस मिल जाते हैं, तो इस दशा में अट्रैक्शन पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये जब इससे मिलता है ना तो इसका चार्ज खुद लेके इसे नेगेटिव कर देता है और इसे इंड्यूस्ड करा देता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और फिर बाद में इसको अट्रैक्ट करता है। इसका एग्जांपल अगर आपको समझना हो तो वो सिंपल, कभी आप देखा करो कि हम लोग ऐसे नॉर्मली अगर वायर कहीं करंट हमारा हाथ टच कर जाता है तो हमें झटका शॉक लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि हाँ सर बहुत लगा है। घर में तो 440 वोल्ट का करंट 220 आता है ना, आई होप, हाँ ठीक है। तो 440 की सप्लाई होती है, 220 के अराउंड हम लोग कंजप्शन पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अप्लायंसेस रखते हैं वो इससे ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारे इंडिया में जो कंज्यूम की जाती है वो भी लगभग 55 हर्ट्ज की ही की जाती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर वहाँ हल्का फुल्का अगर हमें कहीं करंट टच हो जाता है तो हमें शॉक फील होता है, लेकिन होप शो कि अगर हमारे घर के बाहर से 10,000 वोल्ट की 11,000 वोल्ट वाली करंट गई हो, तो सोचो 11,000 वाली वायर गई हो, या कहीं भूल से हम ट्रेन वाली वायर, जो ट्रेन के ऊपर जिससे ट्रेन चलते उसके ऊपर वो जो वायरिंग गई होती कितने मेगावाट की होती है, अगर उसको हम टच कर लें तो वहाँ हमें झटका नहीं मारेगा, वहाँ हमें झटका नहीं मारेगा, वहाँ हमें फट से अट्रैक्ट कर लेगा और बिल्कुल छोड़ेगा नहीं तब तक जब तक कि हमारे चार्ज को सारा कंज्यूम ना कर ले। क्यों हुआ? क्योंकि एक बहुत बड़ा था हमारे कंपैरिजन में, मतलब अगर कह दूं उसकी वोल्टेज को कंज्यूम किया जाए तो हमारे कंपैरिजन में कईयों गुना ज़्यादा बड़ा है। इस वजह से उसने हमको तब तक हमारा नहीं किया जब तक वो पूरी चार्जेस को अपनी ओर खींच नहीं लिया। खैर ये होता है कि जब कोई हायर ऑब्जेक्ट हो और हायर मतलब कह सकते हो हैवी या मासिव ऑब्जेक्ट हो और दूसरा उसके कंपैरिजन में मासलेस हो, तो अगर दोनों लाइक भी हैं तो वहाँ पे भी अट्रैक्शन होता है, राइट मेरे बच्चे। आगे चल के आप बहुत चीज़ें सीखोगे। दूसरी, जैसे मैंने कहा कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर जो पोटेंशियल होता है उसका मतलब उसके टर्मिनल क्या है, कह सकते हो चार्जेस के फ्लो किस तरीके से होते हैं। तो मेरे बच्चे मैं आज आपको इसका भी एक मैकेनिज्म सिखा देता हूँ। क्या होता है देख मेरा बच्चा, पहली बात एक चीज लाइफ में याद रखना, हीट वाटर और चार्ज, इनका फ्लो मेरे बच्चे, चार्ज इनका फ्लो याद रहे, इन तीनों का नेचर ऑफ फ्लो सुनना मेरा बेटा, इन तीनों का नटुरे नहीं नेचर ऑफ फ्लो एक जैसा होता है, सेम होता है। नेचर ऑफ फ्लो कैसा होगा? सेम होगा। अब तुम कहोगे सर किस तरीके से नेचर ऑफ फ्लो सेम होता है? सिंपल, कभी आप ध्यान से देखना कि हीट का मतलब यहां आता है एक वर्ड कंडक्शन,
कंडक्शन। जिसे अगर हम बात करें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो हीटेड हो, हाईली हीटेड, एकदम हीटेड ऑब्जेक्ट हो, यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हाईली हीटेड ऑब्जेक्ट हो, मान चलो बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है। और दूसरा मतलब एक कह सकते हो हॉट, ऐसे कैसे समझ लो, हॉट हो, एकदम हॉट हो, हाँ हमारे जैसा हॉट हो, ठीक है। अच्छा कहोगे वाह रे वाह सर, आप अपना ही गुण गा रहे हैं, क्या करें कोई करता ही नहीं तो हम अपने से ही अपनी तारीफ कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक हॉट हो। दूसरा मैंने कहा मेरा बच्चा कोल्ड हो, ठीक है। तो मैंने कहा एक हॉट हो, दूसरा कोल्ड हो। तो जब इन दोनों बॉडी को हम कांटेक्ट में लाए, चलो हॉट ने कोल्ड से मुलाकात की, वाह रे वाह, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, हाँ मिल गए भाई। तो हॉट कोल्ड से मिला। अब आप बताओ, जब हॉट कोल्ड से मिलता है ना, तो थोड़ी देर बाद, जैसे आप सोचो कि जैसे आप ठंडी में अपने किसी ऐसे दोस्त से मिलो, उससे हाथ मिलाओ तो कहता है यार तेरा हाथ बड़ा गर्म है, वो कहता है हाँ भाई तेरा हाथ बड़ा ठंडा है। आखिर ये ठंडे गर्मपन का एहसास क्यों होता है? दैट वन इज द पार्ट ऑफ कैलोरीमेट्री, ओके। जैसे ही वो आपको हाथ ठंडा गर्म एहसास कराया, लेकिन थोड़ी देर मिलाए रहो, तो थोड़ी देर मिलाए रहोगे तो क्या होता है, ना ठंडा ना गर्म, सब बराबर। कैसे होता क्या है कि हीट जो फ्लो होता है मेरा बच्चा, वो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की ओर, इसे कहते हैं हीट फ्लो हुआ। इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब Q/T भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हीट का फ्लो हमेशा किधर से किधर की ओर होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, याद रहे, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट का ट्रांसफर होगा। और तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल, यानी तब तक होगा जब तक इक्वल हीट ना हो जाए, इक्वल हीट और टेम्परेचर। अच्छा एक चीज और, हीट और टेम्परेचर में सिली सा फर्क होता है। हीट क्या है मेरा बच्चा? हीट मैं अगर आपको यही समझा दूं तो हीट बेसिकली सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। मतलब जो चीज हम ठंडा गर्म का एहसास कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, दैट वन इज द हीट। लेकिन वो कितना गर्म है, वो कितना ठंडा है। जैसे मैंने कहा, इसको मैंने छुआ, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर इस समय ना कुछ तो 80 डिग्री सेल्सियस होगा। जो मैंने बोला इस समय इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा, दैट वन इज द टेम्परेचर। मीन्स कि उस हॉटनेस उस कोल्डनेस का डिग्री में मेजरमेंट कहलाता है क्या, हीट और सॉरी टेम्परेचर। उस हॉटनेस या कोल्डनेस का डिग्री के टर्म्स में मेजरमेंट क्या कहलाएगा, टेम्परेचर। लेकिन अगर मैंने कहा ये ठंडा है ये गर्म है, दैट इज ठीक, ये क्या हो गया, हीट। अच्छा ये हीट है, वर्ड सुनना, ये हीट है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा यार ये हीट, इस ऑब्जेक्ट का हीट, मैंने कहा ये बहुत हीट है, वर्ड सुनना। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि ये बहुत हीट है, आज ये भी क्लियर कर दूं, ये बहुत हीट है तो कुछ लोग क्या मैक्सिमम 99% लोग यही समझते हैं ये बहुत गर्म है। आज से आपको ये याद ही नहीं करना है, ये समझना ही नहीं, साइंस की टेक्नोलॉजी समझो क्या मतलब है। हमने कहा ये बहुत हीट है, ये इसका कहीं से मतलब नहीं होता कि ये बहुत गर्म है। हीट का मतलब होता है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट को हिंदी में बच्चे ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब कहीं से गर्म होता ही नहीं मेरे बच्चे। ये हीट सेंसेशन होती है जो हॉटनेस भी प्रोवाइड करती है, कोल्डनेस भी प्रोवाइड करती है। अगर मैंने कहा ये बहुत हीट है, इसका मतलब ये ठंडा भी हो सकती है बहुत, और ये बहुत गर्म भी हो सकती है। कैसे? आप बर्फ ले लो, क्या बर्फ आप हाथ में रोक पाती हो क्या ठंडेपन के कारण? बस पकड़े रहो, अगर मैं दे दूँ एक इतना बड़ा पीस बर्फ का, पकड़े रह जाओ 1 घंटा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब वो भी हीट है, लेकिन अगर एक मैं गर्म रॉड देता हूँ वो भी नहीं पकड़ सकते, वो भी हीट है। तो बेसिकली हीट का मतलब गर्म नहीं होता है, हॉट का मतलब गर्म होता है। हीट का मतलब सिर्फ हीट का मतलब क्या होगा कि गर्मपन भी हो सकता है और ठंडेपन का भी एहसास होता है। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि हीट यानी कंडक्शन में हीट हमेशा किधर से किधर की ओर फ्लो होता है, हायर टू लोअर। सेम मेरे बच्चे वाटर में अगर मान के चलो आप लोगों के घर में टुल्लू मशीन है क्या? यू नो अबाउट टुल्लू मशीन? देखो अब टुल्लू मशीन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, अपने घरों के ऊपर। जब हमारा घर बना होता है, देखो मान चलो भाई ये घर है, ठीक है, ये आपका दरवाज़ा। देखो भाई हमारी आड़ थोड़ी सी कमज़ोर है तो इसलिए परेशान ना होना, ठीक है।
अब समझो कि ये टेरिस पर ना आपका टंकी रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आपका टुल्लू मशीन है, क्या कौन सी मशीन है? टुल्लू मशीन है। अब आप देखो तो यहाँ से पाइप लगी होती है, सपोज करो ये टुल्लू मशीन से आगे लगी। अब आप बताओ कि दिस वन इज टुल्लू मशीन, ठीक है, टुल्लू, ठीक है, टुल्लू मशीन। मान के चलो कि ये जो आपका मोटर लगा होता है, टुल्लू मशीन लगा होता है, इसका काम क्या होता है? तो ठुल्लू नहीं, टुल्लू। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वाटर को नीचे से ऊपर ले जाना। क्या आप बताओ कि यही इससे एक नल आप देखा करो, एक ऐसे आपके घर में भी आया होता है। मान के चलो आपका यहाँ बाथरूम है, हाँ भाई हाँ बाथरूम ही, ठीक है, मान के चलो आपका यहाँ बाथरूम सेक्शन है। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ वाटर का फ्लो जो इधर को होगा, मेरा बच्चा सीखना बहुत काम की बात है, सीख मेरा बेटा, ये पानी का जो फ्लो होता है, क्या इसको यहाँ लाने के लिए किसी टुल्लू मशीन का इस्तेमाल होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी मैंने कहा कि जब वो हाई टू लो आता था, इधर से इधर आता था, तो कोई भी टुल्लू मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जब वो लो टू हाई जा रहा था, तो लो टू हाई जा रहा था, तो लोअर टू अपर जा रहा था, तो उसके लिए हमने एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये समझ में आया कि वाटर का फ्लो हमेशा हायर टू लोअर की ओर होगा, कभी लोअर टू हायर की ओर नहीं होगा। हो सकता है टू हायर की ओर, लेकिन उसके लिए मुझे टुल्लू मशीन जैसे एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी वाटर के फ्लो हमेशा हाई टू लो की ओर होंगे और लो टू हाई के लिए मुझे एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सेम है सर चार्ज। चार्ज की बात मैं करूं मेरा बच्चा, तो सपोज करो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अपन यहां पे एक बल्ब लगा दे, ऐसे ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब, हाँ सूर्य का, ठीक है, खूब लाइट देगी। अब समझो कि सपोज करो मैंने ऐसे सिंबल मार दिया, राइट। ये भी की का सिंबल होता है, इसे टैप की कहते हैं, याद रहे। जब की आपको ऐसे कहीं बना हुआ मिल जाए तो दिस वन इज द टैप की, टैप की। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब ऐसे मिल जाए तो वो नॉर्मल की हो जाता है, ये ओपन सर्किट को बताएगा, और यही यहाँ पे लगा दो ऐसे डॉट, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट को बताएगा, ठीक। ये क्लोज है और ये क्या है? ओपन। ये सिंबल आपको मैंने बताया था। तो मैंने आपसे ये कहा कि इसमें जो ये बैटरी लगी, सेल लगा, बैटरी लगा दे, चलो बैटरी लगा देते हैं, एक और, ओके ना। हमने कहा ये जो मैंने लगाया, तो जैसे मैं टैप की को ऑन करता हूँ, मेरे बच्चे ध्यान से देखना, तो हमेशा जो चार्ज का फ्लो होता है वो ये पोर्शन कहलाता है एचपी मीन्स पॉजिटिव वाला जो मैंने कल बताया था। पॉजिटिव जो हमेशा क्या कहलाएगा? हायर पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? हायर पोटेंशियल। और ये नेगेटिव वाला टर्म जो होता है ना, इसे कहते हैं एलपी का मतलब लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो इसमें भी चार्ज का फ्लो हमेशा किधर से किधर की ओर होता है? हायर टू लोअर की ओर। और याद होगा, अगर आपको मेरी बातें थोड़ा सा दिमाग रखो, तो मैंने आपको बताया था क्या लोअर टू हायर की ओर नहीं हो सकता? होता है। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की ओर ही जाते हैं, लेकिन मैंने बताया था वो अपने से जाते ही नहीं, उनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जिसे हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी लोअर टू हायर की ओर मूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनों को भी एक एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती थी, जबकि चार्ज पार्टिकल को, चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब हायर टू लोअर मूव कराने के लिए किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, बस उनको एनर्जी मिली, भगा जाना शुरू। तो याद रहे, ये जो होता था ये मेरा कौन सा कन्वेंशनल करंट हो जाता था, आईसी, याद होगा ना। इधर से इधर जो जाता था वो कन्वेंशनल करंट आईसी, और इधर से इधर जो आता था वो क्या हो जाता था? इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट। तो कल उस दिन मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाया था। तो बेसिकली चार्ज यानी चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा, और लोअर टू पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर चार्ज माने इलेक्ट्रॉन तभी मूव अप करेंगे जब उनके ऊपर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाया जाएगा, और वो भी बिना बैटरी के कनेक्शन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके मेरा बच्चा, समझ में आ गई बातें। तो ये बेसिकली कैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों का टर्म्स एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, ठीक है मेरे बच्चे। ओके, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर सिंबल मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सिंबल में। अच्छा मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं बना देता हूँ, राइट। रब कर दूँ, ये सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, ठीक। ये बुक छापने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है मेरा बच्चा। मैंने पहले कहा था पूरी मैकेनिज्म में सिखाऊंगा आपको कैसे क्या चीज़ें होती हैं।
ये सभी के लिए यूज़फुल है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे सीख सकते हैं। जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर उन्हें थोड़ी सी ज़रूरत हो, थोड़ा बहुत छोटे भाई का नॉलेज ले सकते हैं तो बिल्कुल ले, बाकी वो तो खुद समझदार हैं। ठीक है, ओके फाइन बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारी ही वीडियो देखें। यहाँ सारे टीचर बच्चे सब नॉलेजेबल हैं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया मेहनत करके पढ़ाते हैं। और आप लोगों को भी, जैसे टीचर्स आपके साथ मेहनत करते हैं, वैसे आपको भी मेहनत करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी करिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके आइए, हमने आपसे ये कहा सिंबल। ओके, ये देखो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, रेजिस्टेंस। अभी हम इसकी डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे होता है रेजिस्टेंस। ठीक मेरे बच्चे, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, ये एक रेहोस्टेट होता है, रेहोस्टेट। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं ऐसे लिखा हो, इसे अमीटर कहते हैं। अमीटर क्या होगा? जो करंट का मेजरमेंट करता है। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, एक अमीटर और एक ऐसे होता है मिली अमीटर। ठीक है, मौका मिला तो हम आपको कभी दिखा भी देंगे ऐसे लाइव। ठीक है, वैसे आप लोगों के प्रैक्टिकल लैब में, अगर आप लोग कभी स्कूल जाते हो, कभी जाते हो भी नहीं, हाँ, तो वहाँ रखा होता है। ठीक है, मिली अमीटर इसे कहते हैं। मिली कहाँ खोई थी तू, मिली अमीटर। ओके फाइन। ठीक है, एक ऐसे सिंबल होता है वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर। ये सब सिंबल आपके बड़े काम आएंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी मेरा बच्चा। अच्छा, बल्ब तो मैंने अभी आपको बताया ही था, ये बल्ब है। बल्ब, ठीक है, मेरा बच्चा, ये सिंबल कहीं ऐसा हो, ऐसे। ठीक है, ये सिंबल फ्यूज का होता है। ये सिंबल किसका होता है? फ्यूज का। ये एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये सिंबल फ्यूज का होता है। कुछ लोग ऐसे बना भी देते हैं। फ्यूज का काम क्या होता है? इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है मेरा बच्चा, ओके। रेहोस्टेट का काम क्या होता है? ये ऐसा एक रेजिस्टेंस है जिसे आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि करंट को किसी भी इंस्टेंट पर कॉन्स्टेंटली फ्लो कराने के लिए, कांस्टेंट करंट करने के लिए रेहोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खैर आ जाइए। इसे कुछ लोग ना RH भी लिखते हैं रेहोस्टेट को। ठीक है, ये फ्यूज हो गया। उसके बाद मेरा बच्चा, रेजिस्टेंस मैंने बताया ही था आपको। ठीक है, और एक मैं आपको कनेक्शन, ये हो गया हुनर तो मैं कनेक्शन करना सिखा दूँ। ठीक है, ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। कुछ लोग बोल रहे हैं नोट नहीं हुआ सर, फटाफट कर ले। हो गया? देखो, अगर कहीं एक और सर्किट में बता दूं, कहीं ऐसे बना हो आपको, जैसे ऐसे सर्किट गई हो और फिर ऐसे हो जाए, मतलब इस तरीके से हो जाए और यहाँ से इधर से कोई निकली हो, ये तो इसे कहते हैं कनेक्टिंग सर्किट। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वायर। ठीक है, मतलब ये होता है ना कि जैसे एक ऊपर से दूसरा वायर होता हुआ चला गया, मतलब ऐसा नहीं कट हो रहा है, ये धनुष बाण नहीं है। ठीक है, ऐसे सिंबल मतलब अगर बना रहे तो आप समझना ये कनेक्टिंग वायर, राइट। ये छोटे छोटे सिंबल हैं जो हमेशा फिजिक्स में याद रखने होते हैं, मतलब काम आता है सर्किट का। खैर, नोट कर लिया ना? अब हम अपन सिखाते हैं। ओके फाइन। देखिए, मैं आपको एक सर्किट सिखा दूँ। सपोज करो मेरे पास एक बल्ब हो, ऐसे समझना। अभी पहले सर्किट बनाना सिखा देते हैं, फिर अपन ओम्स लॉ भी सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, सपोज करो मैं अब इसमें सब इस्तेमाल कर रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है,
बल्ब नहीं है यहाँ पे कहीं। चलो ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक बल्ब है। अब बल्ब को मैं एक सर्किट से ज्वाइन कर रहा हूँ, राइट। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ बल्ब था, ठीक है। मैंने अब इस बल्ब को मुझे जलाना है, तो दो तरीका होता है कि हम इसे डायरेक्टली भी जला सकते हैं। देखो सपोज करो है मेरे पास, ओके ना, सपोज करो ये बल्ब है। कहोगे सर आप जुगाड़ू वाले आदमी हैं, एकदम सब रखे रहते हैं। सपोज करो मुझे एक बल्ब जलाना हो, तो यहाँ मैं होल्डर लगा दूंगा। अब उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इधर से लगा दूंगा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल इधर से लगा दूंगा। अब सोचो बल्ब हमारा यहाँ पे, ठीक है, एकदम जल रहा है, एकदम मार के चलो समझ लो लाइट ही दे रहा है। अभी नहीं दे रहा है, बाद में देगा, देखना कैसे। सपोज करो मैंने कहा मैंने एक बैटरी लगाया ना बैटरी लगाया, ठीक है। मैं इसको ना नॉर्मल की से, टैप की नहीं लगा रहा हूँ, ओपन कर लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये बल्ब जब जलेगा, ये हम आपको सर्किटिंग करना सिखा रहे हैं, सर्किटिंग करना, टू प्रोसेस ऑफ सर्किटिंग। आइए क्या है सर्किटिंग कर रहा है, कैसे होता है इस्तेमाल, देखना। जैसे ये प्लस और ये माइनस, राइट बेटा, ठीक है। तो ये की हो गई, ये बैटरी हो गया। अब मैंने कहा ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो अगर जैसे ही मैं ऑन कर दूंगा तो जलना शुरू हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जलेगा मेरे बच्चे। लेकिन बस इतना याद रहे कि इस बल्ब को, जैसे इस बल्ब में लिखा है 220 वोल्ट टू 220 टू 40 वोल्ट, मतलब 220 से 240 वोल्ट तक इसे नीट है। 50 हर्ट्ज, ओके ठीक है। 50 हर्ट्ज इंडिया में जैसे यूज़ होता है, 50 टू 60 के बीच में राउंड ऑफ होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में कितना इस्तेमाल होगा, तो 50 हर्ट्ज, राइट। और उसके बाद 6500 के, ठीक है, ओके। सपोज करो मेड इन इंडिया है गुरु सूर्या, अच्छा। तो सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मैंने इसको इतना पोटेंशियल दे दिया कि ये बल्ब ग्लो कर सके। अब सीखो, चलो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन आपको बेहतर पता है सर जैसे ही आप ऑन किए बल्ब जलना तो शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे मैं चाहता हूं कि इस बल्ब के अंदर कितनी करंट जा रही है मुझे पता करना हो। तो मुझे करंट पता करने के लिए मैंने कहा एक डिवाइस है जिसे हम लोग कहते हैं मिली अमीटर। क्या कहते हैं, देखो एक चीज़ और याद रखना, अभी मैंने आपको बताया ना अमीटर का सिंबल ये होता है। एक और सिंबल अपने कहीं नोट कर लेना, ऐसे जी, इसे कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। क्या कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये किसी भी सर्किट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने में किया जाता है। देखो ये दोनों का रोल एक ही है, चाहे हम अमीटर की बात करें मेरा बच्चा, अमीटर की बात करें और चाहे गैल्वेनोमीटर, दोनों करंट को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, राइट भैया। ये छोट मतलब हल्का फुल्का, मतलब सर्किट में एकदम समझ लो एकदम छोटा सी इतू सा भी करंट अगर चार्ज फ्लो कर गया ना, समझ लो तुरंत गैल्वेनोमीटर चेक करके बता देगा, जबकि अमीटर ऐसा नहीं बता सकता। अमीटर थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। तो मान के चलो कि मैंने कहा इतना बड़ा बल्ब है, तो इसको जलाने के लिए ऑब्वियसली इस बात है गैल्वेनोमीटर की जरूरत नहीं, हम अमीटर इस्तेमाल करेंगे। और याद रहे ये बल्ब भी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं मेरे बच्चे, मेरे बेटे, बहुत अच्छे से सीखना बेटा, कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं एकदम नोट डाउन करते रहना, एकदम बुक कॉपी लेके बैठे रहा करो। मेरी बातें जो मैं बोलता हूँ उसे जरूर नोट किया करो, अगर कहीं आपको डाउट में रखे तो। और अगर मेमोरी अच्छी है तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं, ऑल द एप्लायंसेस एक्ट जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। जितने एप्लायंसेस होते हैं वो सब के सब रेजिस्टेंस कहलाते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अ मटेरियल विच रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट। मतलब कह सकते हो रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल होता है, नाम से ही पता चल रहा है रेजिस्टेंस यानी एक ऐसा मटेरियल जो रेजिस्ट कर रहा होगा। किसको कर रहा होगा, तो आपने कहा सर ये फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट कर रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं उस कंडक्टर, उस वायर में करंट के फ्लो का अपोज कर रहा था। अब सुनो कैसे अपोज कर रहा है मेरा बच्चा। सपोज करो मैंने यहां बल्ब लगा दिया, ठीक बेटे, करंट जा रहा है। अभी अगर ये बल्ब ना लगा होता, लेट्स सी, मैंने कहा मेरा बच्चा ये बल्ब अगर ना लगा होता तो क्या ये सर्किट ऐसे स्ट्रेट जुड़ जाती? भाई अभी करंट हमारा यहां से इसी से घूम के जा रहा है, और अगर ये ना लगा होता तो हमारा तुरंत चला जाता। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो क्रिएट हुआ ना इसके लग जाने की वजह से। हाँ बिल्कुल हुआ सर। तो कहते हैं कि जब भी किसी अमीटर को
अटैच किया जाता है सर्किट में तो हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज ऑर्डर में, फिर से बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट किया जाएगा। अब तुम कहोगे सर सीरीज ऑर्डर क्या होता है? जब हम किसी कनेक्शन को एंड टू एंड कनेक्ट करें। एंड टू एंड का मतलब सपोज करो जैसे इसका एंड यहाँ है और इसकी स्टार्टिंग यहाँ है, तो स्टार्टिंग और एंड को कनेक्शन दे दिया तो ये सीरीज हो गया, ठीक है। एंड टू एंड का कनेक्शन करें तो वो सीरीज ऑर्डर में हो जाता है मेरे बच्चे। और अब सपोज करो अब ये हो गया, तो अब ये हमारा मेजरमेंट करता रहेगा कि ये बल्ब ना कितना खा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना खाएगा, ये सब अमीटर बताता रहे। अरे भाई आप कभी ध्यान से देखा करो ना कि हमारे घरों में, मेरा बच्चा सुनो, हमारे घरों में जब मीटर लगा होता है, जहाँ मीटर बिल उल देते होते हो कि नहीं? हाँ देते होगे ना, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। हम सरकार के साथ धोखा नहीं कि कटिया मार के फंसाना शुरू करो। खैर, तो मैंने कहा जो मीटर हमारे घर में लगा होता है वो कहाँ लगा होता है? पहले ध्यान से सोचना, कभी सोचना जो इलेक्ट्रिक पोल से वायर आता होता है वहीं लगेगा। पहले मीटर में लगेगा फिर बाद में कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो अगर मैं मीटर के बाद सारे रेजिस्टेंस एप्लायंसेस लगाता हूं तो ये सारे एप्लायंसेस से कंजप्शन को यहाँ पे मेजरमेंट में बताएगा। और अगर पता लगा इसको हम ले जाके बाथरूम में लगा दें अंत में एक ठो बल्ब में, तो पता लगा कि सिर्फ ये उसी का बल्ब का मेजरमेंट करेगा, बाकी का कार्रवाई नहीं करेगा। क्यों? बाकी तो उसके पहले जल चुका। नहीं समझे मेरी बात? हाँ, तो मेरे कहने का मतलब मेरा बच्चा ये हुआ कि जब मेन सप्लाई जहाँ से आती है पहले यहाँ से होके फिर कहीं और जाती है, तो एमीटर हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ ये जो बल्ब था इसने इलेक्ट्रिक कंज्यूम किया, हाँ बिल्कुल, इसका पोटेंशियल कितना था, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है, सिर्फ इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है, तो कहते हैं कि इन्हीं दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर। नाम से ही पता चल रहा है, वोल्ट मीटर मतलब डिवाइस विच यूज टू मेजर द वोल्ट। व्हाट इज वोल्ट? पोटेंशियल। तो अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द वोल्ट इज नोन एज पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल ऑर्डर में करते हैं। याद रहे, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल रेजिस्टेंस के साथ कैसे ऑर्डर में करते हैं? पैरेलल। ये एक प्रॉपर सर्किटिंग कहलाती है, ठीक है, ये एक प्रॉपर सर्किटिंग कहलाती है मेरे बच्चा, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। इस तरीके से हम लोग सर्किट करते हैं। खैर, आते हैं योर मोस्ट फेवरेट इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ। आइए डिस्कस करते हैं। अक्सर देखा है मैंने ओम्स लॉ को कि इधर उधर बताते वक्त, लेकिन मैं आपको आज इस ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ मेरा बच्चा। ये सर्किटिंग हो गई मेरा बच्चा, ठीक है, पढ़ा रहने दो इसको पढ़ा रहने दो, ये भी काम ही आएगा ओम्स लॉ में। अब इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बल्ब नहीं लगाते हैं, ठीक है, बस समझते रहना आप लोग समझदार हो मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। तो ही जिंदगी होगी मीटर वोल्ट मीटर। ओके फाइन, चलो बेटा, लगाओ, जाने तो सब कनेक्शन तो है। खैर आओ मेरे बात, कहते हैं ओम्स लॉ मेरे बच्चे, ओम्स लॉ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉ होता है। खैर आइए काम की बात सीखते हैं इस लॉ के बारे में। डेफिनेशन इसको देने को तो मैं आपको कई तरीके से दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन नहीं देता हूं, बिल्कुल डेफिनेशन नहीं दूंगा। पहले मैंने आपसे कहा था मैं पहले मैकेनिज्म आपको सिखाऊंगा, मैकेनिक्स सीखिए देन आप कंडीशन अप्लाई करिएगा। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। ये बल्ब है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, अगर सपोज करो हम इसे बल्ब ही मान लें, चलो आओ, हम चूंकि बल्ब निकल आया मुंह से इसलिए बल्ब ही मानो। सपोज करो ये बल्ब है, ठीक है, एलईडी बल्ब है, या प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हो मेरे बच्चे, प्रैक्टिकल कर सकते हो। लॉकडाउन खुल जाए, लगा के इंस्ट्रूमेंट फटाफट अपने से अप्लाई करो, एकदम प्रैक्टिकली आ जाएगा। ये मैंने कहा ये छोटा सा बल्ब आप ऑन करो, स्विच लगा के की लगा दिया, ऑन हो गया। अब सुन मेरे बेटे, अगर मैं तुझसे कहूँ, सपोज करो तूने एमीटर से बेटा मेजर किया और मैंने कहा 0.2 एम्पियर का करंट जा रहा था। कितना जा रहा था? 0.2 एम्पियर। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, मैंने कहा आई की वैल्यू कितनी जा रही थी? 0.2 एम्पियर। लेट्स सी कि बल्ब बहुत धीरे धीरे जल रहा हो, बहुत धीरे धीरे, मतलब आप कह दो यार सर लगता है ना बिजली कम पा रहा है, बिजली को कम पा रहा है। तो अब बिजली बढ़ाई कैसे जाए? तो
किसी ने राय दिया कि सर देखो बिजली एक ही तरीका हो सकता है बढ़ाने का। कहें क्या? कहें ये जो सेल 2 ठो सेल लगाए रहे ना, यहाँ 2 ठो सेल और लगा दो। तो जब 2 ठो सेल, उन्होंने कहा 2 ठो सेल और लगा दो तो ये बिजली बढ़ जाएगी। कहाँ से बिजली बढ़ जाएगी? यानी वर्ड सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना और सीखना। जैसे ही उन्होंने कहा कि 2 सेल इंक्रीज करो ऑटोमेटिकली ये करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये आया कि जब 2 सेल और बढ़ाया तो इसका मतलब आप उन्हें उसे एक्सटर्नल पोटेंशियल थोड़ी सी और दे दी। पोटेंशियल जैसी वो मिला, वर्ड सुनना, जैसे उनको पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा मिला, V ज़्यादा हो रहा है, V बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब जैसे मैंने कहा था कि V बढ़ेगा, जब आप किसी को एनर्जी और दे दो तो उसके काम करने का रेशियो और बढ़ जाएगा। V बढ़ा यानी वो जो चार्ज पार्टिकल अभी जा रहा था, अब वो और तेजी से एक्सेलरेट करेगा, वर्ड सुनना, और तेजी से भागेगा। और जैसे पोटेंशियल बढ़ा तो मैंने आपसे कहा था VD बढ़ेगा। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कल बताया था आपको, याद है ना? I = NEA VD वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? हमने कहा पोटेंशियल बढ़ाया, वर्ड सुनना, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा मेरा बच्चा, पोटेंशियल बढ़ा मतलब V बढ़ा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा। कौन बढ़ा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो बिजली बढ़ गई। अब बिजली बढ़ी तो करंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट अगर मेरे बच्चे बढ़ा, अब तुम सोचो, आपने कहा बिजली बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? बिजली मतलब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? किसको बढ़ाया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी बढ़ा, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपके हाथ में भी है। डायरेक्टली हाथ में नहीं है कि मारो धक्का इलेक्ट्रॉन बढ़ाना शुरू हो जाए, नहीं, फोर्स लगना। इनडायरेक्टली वो आपके हाथ में। कैसे? उसे धक्का नहीं मैंने मारा, मैंने इधर से पोटेंशियल बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली उसका काम बढ़ गया। कौन? उसका मोशन फास्ट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट हो गई। और VD जितना, ये तो कांस्टेंट होगा मेरा बच्चा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, वायर की एरिया कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है मेरा बच्चा। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा मेरे बच्चे। करंट बढ़ा, चलो पोटेंशियल, यानी करंट के बढ़ाने का कॉज कौन बना? तो आपने कहा सर पोटेंशियल। नाउ ओम्स लॉ पर आओ। बस एक चीज याद रखना, इस सारे सर्कमस्टेंसेस में सराउंडिंग की कंडीशन, एक कंडीशन अप्लाई होगा कि कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे यहां पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो एक कॉन्सेप्ट आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझना मेरा बच्चा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट किया उसका भी एग्जांपल है। जैसे एक्चुअली होता क्या है कि मेरे बच्चे टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर से हमारा वायर या कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस अफेक्टेड होते हैं। जैसे किसी भी सपोज करो मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस है, अगर उसका टेम्परेचर आप देखो ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके ब्लास्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं कि आप ये कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और बढ़ता है। मैं इसके भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा, बट अभी थोड़ा सा रुके रहना। तो इसीलिए मैंने कंडीशन अप्लाई की थी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाना क्या था? बिजली, यानी इलेक्ट्रिक करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू to potential difference between end of wire। थोड़ा सा सर्कुलर हो गया, तो आपको मेन समझना है क्या है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ वायर। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एकदम दिमाग में बैठा रखना। आपको अगर कहीं लिखा मिल जाए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये अगर मिले तो आप बिल्कुल इस पर यकीन मत करना, बिल्कुल यकीन मत करना, ये रूल ही गलत है।
क्यों गलत है उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इस वजह से गलत है मेरे बच्चे, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था कि ये इसके अंदर करंट कब बढ़ा था, जब आपने बैटरी बढ़ाई थी, पोटेंशियल बढ़ाया था, यानी पोटेंशियल पर करंट डिपेंड हुआ था, करंट पोटेंशियल पर नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो करंट बढ़ने से पोटेंशियल नहीं बढ़ जाएगा। अगर अरे यार सोचो, आप ये सोचो अगर सेल हम वहीं रखते तो उसकी तो औकात उतनी ही है करंट फ्लो कराने की ना, उससे ज़्यादा करंट कहाँ से तुम ला के दे दोगे, कहाँ से ला के दे दोगे। अच्छा सपोज करो तुम कहीं से ला के दे भी दे तो क्या इसकी बैटरी बढ़ जाएगी? अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 24 वोल्ट की हो जाएगी, संभव ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि पोटेंशियल के बढ़ने पर आप बैटरी एक्सटर्नल एनर्जी सपोर्ट देने पर, पोटेंशियल के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। सुनना, तो तुम कहोगे सर हम तो पढ़े थे कि V इज टू आई आर होता है। हाँ बिल्कुल होगा यार, यही होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, लेकिन सुनो I इज इक्वल टू, जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटती है तो यहाँ आता है 1/r इंटू वी। अब देखो V इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा IR। इस 1/r को कहा जाता है, इस 1/r को कहा जाता है कंडक्टेंस। क्या कहा जाता है? कंडक्टेंस। याद रहे 1/r, इसे कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, R है, ठीक है, कंडक्टेंस 1/r। और इस R को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या कहा जाएगा? रेजिस्टेंस। याद रहे। तो मेरे बच्चे ये R रेजिस्टेंस होता है, यानी अगर मैं सिर्फ इस R की बात करूं मेरा बच्चा तो क्या हो जाएगा? V/I। याद रहे मेरे बच्चे कि पोटेंशियल पर यूनिट, अगर मैं कहूं इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, तो ये होती है ओम। क्या होती है? ओम। इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, यानी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट एज 1 एम्पियर। ये दिमाग में रखे रहना, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहां देखा जाए तो ये रिलेशन हमारा क्या देगा? ये रिलेशन, इस रिलेशन से मुझे मिला I इज इक्वल टू GB। याद रहेगा, यानी आप ये कह सकते हो जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ऑब्वियसली सी बात है, जहां अपोज करने वाले नहीं रहेंगे वहां कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी फास्ट होगी, और जहां कह सकते हो अपोज करने वाले कम होंगे वहां ये ज्यादा होगा, जहां ये ज्यादा हो जाए ऑब्वियसली सी बात है वो कम हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो ओम्स लॉ बेसिकली आपका ये था, ये कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ वायर, ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये दिमाग पे रखना है आपको, ठीक है, ये नोट कर लिया। अच्छा अब बात आई रेजिस्टेंस की। मेरे बच्चे आज आपको मैं इसको नोट कर लो तो मैं रब कर दूं। ओके, मैकेनिज्म क्लियर हो रहा है ना बेटे? कोई भी डाउट हो तो बताना। ओके, रब कर रहा हूं। आ जाओ मेरा बच्चा। अब मैं तुझे सिखाता हूं कि वो मैंने ऐसे कंडीशन क्यों दी टेम्परेचर वाला। एक्चुअली मैं बता दूं बच्चे, याद रखना, मैं छोटा सा एक एग्जांपल मतलब आपको एक कह सकते हो केस करा दे रहा हूं नोट के टर्म्स में, आप लोग इसे याद रखे रहना। ये केस ये है मेरा बच्चा कि सोचो एक चीज लाइफ में याद रखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होता है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। आगे चल के आप लोग 11th में एक कॉन्सेप्ट सीखोगे, ये जो L होता है याद रहे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब सुनना, अगर मैं कहूं एट चेंज इन टेम्परेचर या एट टेम्परेचर चेंज ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये बस सिर्फ आपको याद रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मान चलो किसी बॉडी का टेम्परेचर, सपोज करो ये वायर था, इसका टेम्परेचर अभी कुछ भी है θ0,
ठीक है, और इसकी लेंथ थी मान चलो L0। हमने इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ बढ़ जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने पर याद रखना, किसी भी मटेरियल का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लेंथ उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। तो उस थीटा पर मान चलो अब इसका टेम्परेचर मैंने थीटा कर दिया, तो उस थीटा पर ये वैल्यू होती है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब सुनो मेरा बच्चा, ध्यान से सीखो। अगर मैं तुझे लॉजिक सिखाऊं तो यही तुझे समझ में आ जाना चाहिए। एल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजो, L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा थीटा, इसको इधर ला लो तो क्या हो जाएगा, L थीटा माइनस L0 इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्या है, चेंज इन लेंथ। ये क्या है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ। अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू हमेशा मटेरियल टू मटेरियल कांस्टेंट होती है। हर मटेरियल की अपनी एक कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप बताओ, चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो ना लेंथ ज़्यादा होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये आगे चल के 11th में आप प्रॉपर्ली सीखोगे, लेकिन अभी मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा चेंज इन लेंथ। अगर मैं इन दोनों को कांस्टेंट कर दूँ या इस अल्फा को कांस्टेंट कर दूँ तो क्या चेंज इन लेंथ जितना ज़्यादा होगा चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज आप बढ़ाओगे, मतलब अगर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या चेंज इन लेंथ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और चेंज इन लेंथ हुआ मतलब लेंथ अगर वेरी करा, लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। यही वजह था कि वहाँ पर मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपके काम की बात आ जाए, ठीक है, कि क्या कॉज है, क्या रीज़न है, जिससे हम लोग ये सब चीज़ें समझते हैं, ठीक है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। खैर चलो कोई बात नहीं मेरा बच्चा। तो ये सब चीज़ें आपको जैसे समझ में आ गया कि कैसे हमने आयटा कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लिया, कैसे वेरी करता है। ओके, रफ कर दूँ अब तो समझ में आ ही गया, वेरी गुड। चलिए मेरा बच्चा, आज हम यहीं पे इस चीज़ को, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस पर हम न्यूमेरिकल सेशन आपको नेक्स्ट टाइम पे लेंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको लिखनी भी है, समझनी भी है और नोट करना है आपको कॉपी में। प्रॉपरली फेयर कॉपी बना लो एक हमारे लेक्चर की, और प्रॉपरली उसे आप अपने तरीके से एक नोट बनाओ, क्योंकि जो अच्छे आपको कॉन्सेप्ट मिले आप उसको ज़रूर नोट करो कहीं ना कहीं, और कोशिश करो कि जैसे मैं आपको जितना पढ़ा दिया करूँ, मैंने आपसे कहा था आधा घंटा इसे समराइज़ करने की कोशिश करो, और जिससे समराइज़ करोगे तो छोटे छोटे जो आपके और डाउट होंगे वो आप हमसे पूछ पाओगे। और कोई भी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे ही व्हाट्सएप नंबर 9956165865 पे आप मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों ने किया भी था, तो क्वेश्चन मैं आपको इस पर कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ बच्चे, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे और आपका नॉलेज अपग्रेड होता रहे। तो थैंक यू सो मच।